शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः एक बार एसीसी क्लास पतूत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के सारे सिलेबस को। मैं यहां आपको पढ़ाता हूं साइंस और आज का टॉपिक है हमारा अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण। यह सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। कल तक हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। उसके बाद अम्ल और क्षारक को पहचानने के लिए हम जिस सूचक का प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़े थे। सूचक को भी हमने डिफाइन किया था कि सूचक होता क्या है। उसके बाद सूचक कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकार को जाने थे। उसके बाद हमने अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे, जिसमें हम अम्ल और क्षारक के धातु के साथ प्रतिक्रिया कराए थे। तो उसके बाद हमको लवण और हाइड्रोजन गैस मिला था और एक हम एक्टिविटी भी किए थे जिससे हाइड्रोजन के गैस का हम प्रामाणिकता सिद्ध किए थे कि जो हमें गैस प्राप्त होता है वह हाइड्रोजन गैस ही है। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि अम्ल और क्षारक धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सा पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुण के टॉपिक में धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल का अभिक्रिया। ठीक, तो देखिए, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके यहाँ भी लवण CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O जल देता है जो वाष्प के रूप में रहता है। उसी प्रकार से जब हम बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल का प्रतिक्रिया कराते हैं तो यह भी लवण, CO2 गैस और H2O जल वाष्प हमें देता है। और एक चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमने क्षारक का धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया का कोई भी स्पष्ट यहाँ विवरण नहीं दिया है। तो होता क्या है कि क्षारक धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। इसके कारण से आप याद रखेंगे कि सिर्फ कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल ही अभिक्रिया करता है और उत्पाद के रूप में हमेशा लवण, CO2 गैस और H2O जल वाष्प बनाता है। दूसरी बात, जब हम धातु के साथ जब हम अभिक्रिया करा रहे थे तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिला था और उसका हम परीक्षण किए थे कि वास्तव में जो गैस है वह हाइड्रोजन गैस ही है। उसी प्रकार से यहाँ भी हमको एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, तो इसका भी हमको परीक्षण करना होगा कि वास्तव में जो गैस है वह CO2 ही है या कोई अन्य गैस है। तो उसके परीक्षण के लिए हम पहले एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल से हमारा क्या क्या हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है अभिक्रिया में। तो देखिए, अम्ल के रूप में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, HCl जिसको कहते हैं। दूसरा है धातु Na, सोडियम धातु होता है और CO3 इसका कार्बोनेट है। धातु का कार्बोनेट धातु है और ये CO3 है और ये दोनों अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेट इसका नाम हो जाएगा और बनाएगा क्या, लवण NaCl और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल। उसी प्रकार से जब हम धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल के अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ देखिए HCl अम्ल के रूप में है, धातु बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है यहाँ पर। और जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl लवण, H2O जल वाष्प और CO2 एक जो गैस हमें मिलता है वह CO2 है। अब हम देखते हैं कि हम इस गैस जो हमें हमारा CO2 प्राप्त हो रहा है इस अभिक्रिया के पश्चात, उसको हम प्रमाणित कैसे करेंगे कि जो गैस हमें प्राप्त हुआ है वह CO2 ही है। तो उसके लिए आप एक सिंपल उदाहरण जानते होंगे। चूना पत्थर को जब आप पानी में डालते होंगे तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा सफ़ेद रंग का हो जाता है। वातावरण के संपर्क में आने पर चूना पत्थर आपको देखता होगा उसका पानी सफ़ेद रहता है और उसमें जब आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा डालते हैं तो वह रंगहीन हो जाता है। तो हम पहले लिख दे रहे हैं कि चूना पत्थर होता क्या है। जैसे एक देखिए CaOH के होल 2, जब आप इसको CO2 के साथ जो हमारा गैस है हम सिर्फ अभी ले रहे हैं CO2 के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं तो हमको CaCO3 प्लस H2O प्राप्त होता है। और देखिए, और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलता है। और यह जो होता है कि इसका रंग आप देखेंगे तो यह दूधिया रंग का होता है, दूध के समान सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, तो इसी को हम
अपने परीक्षण में दिखाएंगे कि जो यहाँ पर CO2 निकला है उसको जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम उसका परीक्षण कराएंगे तो वह क्या उसका जो विलयन है वह दूधिया होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए हम फिर से एक स्टैंड लेंगे। देखिए हम लैब में जाकर एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड से एक बीकर को अटैच कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें आप कोई एक अम्ल ले लेंगे, अम्ल का विलयन है HCl हमारा है, और उसमें HCl में हम धातु का कोई भी कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट का प्रयोग इसमें कर देंगे। तो हम इसमें छोटे छोटे टुकड़े में धातु कार्बोनेट के रूप में Na2CO3 का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो हमें पता है कि इससे जो गैस निकलेगा उस गैस को हम एक जो हम पहले से एक और विलयन बनाए हुए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसके विलयन में ले जा करके हम इसका जो कॉर्क का पाइप रहेगा इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पाद के रूप में तैयार हो रहा है इसको हम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक अलग टब में जो विलयन बनाए हुए हैं इसमें ले जाके इस पाइप को डुबाएंगे। तो इसका रंग क्या हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। तो हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि जो हमारा गैस निकला है धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ परीक्षण करने पर वह कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और हम इस तरह से परीक्षण कर पाएंगे कि क्या है। थर्ड है हमारा अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के गुण को विलुप्त कर देते हैं, और इस प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसको आप उदासीन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जब अम्ल तथा क्षार एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उसको उदासीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक दूसरे के गुण को वह समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण से उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक बार आप इसके बारे में सुन लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके फिर से आप अपने नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है तो आप लिखेंगे कि अम्ल तथा क्षारक जब आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के गुणों को समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल के रूप में हम एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए HCl, क्षारक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जब हम प्रतिक्रिया कराते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड हमें लवण के रूप में और एक जल मिलता है H2O। तब देखिए अब जब हम फिर से फोर्थ नंबर हमारा क्या है, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड का। आप एक चीज़ समझिए, धात्विक ऑक्साइड हम लिखे हैं, ठीक। तो धात्विक ऑक्साइड कहने का तात्पर्य यह है कि धातु का ऑक्साइड, हम पहले धातु से ऑक्सीजन का प्रतिक्रिया कराए हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है CuO। इससे पहले क्या हुआ था कि कॉपर है और उसका हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तब वह जाके हमको CuO मिला था। देखिए ऑक्सीजन कभी भी एकल रूप में नहीं रहता है, हमेशा दो जोड़े के फॉर्म में रहता है। और इसको आप रासायनिक जो समीकरण है इसको आप संतुलित भी कर सकते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 करने के लिए हम यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम धात्विक ऑक्साइड लिखें, तो धातु का ऑक्सीजन के साथ जब हम प्रतिक्रिया कराते हैं तो वह हमें धात्विक ऑक्साइड देता है। यह उत्पाद के रूप में हमको धात्विक ऑक्साइड मिला है। और इस धात्विक ऑक्साइड का जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसको हम मिटा समझाने के लिए बस हम लिखे थे, इस धात्विक ऑक्साइड का जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको यहाँ पर लवण और जल फिर से मिलता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ, और देखिए लवण और जल मिला, इसके पीछे का क्या कारण है। अभी हम बता रहे थे कि अम्ल तथा क्षार आपस में प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो यहाँ समझना चाहिए कि जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो जरूर ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो इसका आपसे प्रकृति पूछ सकता है कि
धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, तो आप इसे कह सकते हैं कि यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका प्रकृति क्षारीय होता है और क्षार प्लस अम्ल मिलकर लवण तथा जल बना देगा। सेकंड देखिए, क्षारक के साथ अधात्विक लिखा हुआ है, यहाँ पर था धात्विक, यहाँ पर अधात्विक। अधात्विक मतलब कि अधातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर CO2 लिखा हुआ है। CO2 अधातु है और अधातु के बारे में हम जानते हैं कि जिसमें न चमक हो, जिसको हम पीट के तार नहीं बना सकते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर नहीं है, ऐसा कुछ होता है। तो देखिए कार्बन हम एक लिए और उसका जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो यहाँ CO2 मिला, तो जो CO2 है वह अधात्विक ऑक्साइड हमको प्राप्त हो गया। और इस अधात्विक ऑक्साइड का जब हम क्षारक के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्षारक है, इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो फिर से हमको लवण प्लस जल प्राप्त होता है। तो देखिए फिर से लवण प्लस जल प्राप्त हो रहा है और हम कर रहे हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड का प्रतिक्रिया। तो समझना चाहिए कि जब हमारा यह क्षारक है तो जरूर लवण और जल देने वाला है, तो जरूर ये एक और अभिक्रिया जो कर रहा है वह अम्ल प्रवृत्ति का होगा। तो हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, यह अम्ल के प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, दोनों का प्रतिक्रिया कराने के बाद हमको उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक किस प्रकार का प्रतिक्रिया करते हैं और किस प्रकार का अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। तो देखते हैं कि जब हम जल के साथ अम्ल का प्रतिक्रिया कराते हैं तो उसमें हमको हाइड्रोजन H+ आयन मिलता है और H+ आयन को हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोनियम आयन भी इसको कहते हैं। ठीक, तो अम्ल का जब हम जल में प्रतिक्रिया कराएंगे तो हमको हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे, अर्थात इसको हम H+ से इंडिकेट करते हैं, हाइड्रोजन प्लस के साथ की जो पॉजिटिव हमको देता है। और जैसे ही हम क्षारक के साथ जल का विलयन मिलाते हैं तो वह हमें OH निगेटिव आयन देता है। तो क्षारक हमें OH निगेटिव आयन देता है, तो इसको हम OH निगेटिव से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कुछ सावधानियाँ। अम्ल के साथ हम कुछ अपना प्रयोग कर रहे हैं या क्षारक के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे लिए कभी कभी यह दुष्परिणाम भी लेकर के आता है। हम जानकारी के अभाव में और इसके रासायनिक गुणों के अभाव में कभी कभी हम अपने हाथ से या शरीर के कोई अन्य भाग से टच कर जाते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो अम्ल और क्षार के साथ जब हम कुछ प्रतिक्रिया अभिक्रिया लैब में करते रहते हैं तो हमको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो उसी में हमने सावधानियां टॉपिक दिया है, मैं बता देता हूँ। पहला बात कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं कि वह जल के साथ ज़्यादा तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं। तो हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी भी जल में ही अम्ल को हम मिलाएंगे, न कि अम्ल में जल को मिलाएंगे। अब इससे क्या होगा कि अम्ल ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है और जैसे ही हम उसमें जल मिलाएंगे तो वह पूरी अम्ल अपने प्रचुर प्रबलता के साथ जल के अणुओं के प्रति आकर्षित होगा और हो सकता है कि थोड़ा सा हीट वगैरह भी आ जाए, आपके हाथ वगैरह पे पड़ भी सकता है अम्ल, तो जिसके कारण से आपके हाथ भी जल सकते हैं। और दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि अगर हम अम्ल और जल को मिलाते रहेंगे तो हमें थोड़े थोड़े अम्ल के जो बीकर रहते हैं उसको हिलाते डुलाते रहेंगे, जिसके कारण से उनके जो ऊर्जा होता है वह कंट्रोल में रहता है और वह ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार के हम कुछ सावधानियों को बरत करके अम्ल और क्षार का प्रतिक्रिया करा सकते हैं जल के साथ। सेकंड है अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो अम्ल है और क्षारक है वह कितना प्रबल है। तो इसके लिए आप एक pH स्केल का नाम सुने होंगे, pH स्केल। इसके बारे में हम कल डिटेल में बताएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा टॉपिक है और वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए, इसके कारण से आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। यह जो pH स्केल है इसमें प्रबलता का मतलब क्या हो गया कि जो विलयन ज़्यादा मात्रा में H+ आयन दे तो वह ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, और अगर जो विलयन ज़्यादा मात्रा में OH- आयन दे तो वह ज़्यादा प्रबल क्षारक होगा।
और इसको हम जानने के लिए पीएच स्केल के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यह कल के चैप्टर में हम आपके इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से पीएच स्केल होता है और पीएच स्केल पर कितने भागों में पीएच स्केल बटा रहता है, कहाँ से कहाँ तक क्षार होता है, कहाँ से कहाँ तक अम्ल होता है और किस पॉइंट पर अम्ल और क्षार दोनों अपने गुण को खो देते हैं। और फिर से आपका एक क्लास और चलेगा जिसमें आपका सेकंड चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर से हम कुछ लोगों का राय आ रहा है कि फिजिक्स को भी पढ़ाया जाए, तो हम अगली क्लास से फिजिक्स के चैप्टर्स को डालेंगे। थैंक यू।